अगर आपको अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करनी है तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब वो 20 साल का हो जाएगा तो वह अमाउंट कितना हो जाएगा, और 20 साल में कितना रिटर्न होगा। अगर इतना पैसा मुझे नहीं मिला तो अगर मैंने पैसा निकाला और मार्केट डाउन हुआ तो क्या होगा, पैसा निकालने का चार्ज कितना लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। मुझे लगता है कि ऐसे ही सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। मैंने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आपके मन में एसआईपी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यह वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए है। आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल फंड है क्या और कौन कौन से है। तो म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब है कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को अपने पैसे देते हैं और वो प्रोफेशनल अपनी समझ से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में उसी रेशियो से बांट दिया जाएगा जिस हिसाब से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वह है जिसमें प्रोफेशनल एक्टिवली हर रोज अपना टाइम स्पेंड करता है नई नई कंपनी के शेयर ढूंढने के लिए, और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जिसमें पहले से ही रूल्स सेट होते हैं कि किस तरीके से पैसे लगेगा और इसकी वजह से प्रोफेशनल को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल इन फंड के लिए कम चार्ज लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक बार हमने किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर ली तो हर महीने पैसा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाते रहेंगे। अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किस में कितना परसेंटेज रिटर्न मिलता है। यह एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगर अपने प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे इंडेक्स फंड पसंद है, जैसे कि एसबीआई निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, उसके 3 रीजन हैं। रीजन नंबर 1, मैंने जॉन बोगल जिन्होंने इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया उसकी बहुत सारी बुकें पढ़ी है, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो उनकी थियोरी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। तो इनका कहना यह है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर करेगा यह हम कह नहीं सकते, और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड बीच में बंद हो जाते हैं या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए क्यों होशियारी करें, चुपचाप इतना परसेंटेज ग्रोथ ले लो जितना अपने देश की टॉप्स कंपनियां देती हैं। रीजन नंबर 2, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का यह है कि वॉरेन बफेट ने पोर्टेज पार्टनर नाम की कंपनी से 7 करोड़ रुपए की शर्त लगाई कि लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके लिए पोर्टेज पार्टनर ने अपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड को चूज किए थे, लेकिन उनमें से एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो जब दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बोल रहा है कि इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करो तो हम उसके खिलाफ क्यों जाए। थर्ड रीजन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को पसंद करने का यही है कि वॉरेन बफेट में इन्वेस्टमेंट के 2 रूल दिए हैं। नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, और नंबर 2, नेवर फॉरगॉट रूल नंबर 1। इन शॉर्ट, वोलेटिलिटी की वजह से पैसा कम या ज़्यादा होंगे, लेकिन परमानेंटली कभी भी हमारे पैसे जीरो नहीं होने चाहिए। यह दोनों प्रिंसिपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मेरे पास एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, यह इन्वेस्टमेंट प्लान है, बैंक की ईएमआई नहीं है कि आप पे कैश डाल दिया जाएगा। आप जब चाहो एसआईपी स्टार्ट करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो, 2 एसआईपी चलाओ, 4 एसआईपी स्टार्ट कर लो, एक साथ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो किसी भी एक म्यूचुअल फंड में और जब चाहे पैसा निकाल लो। तो एसआईपी से डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर ये रिटर्न उतना नहीं आया तो पास्ट में देखा गया है कि ऑन एन एवरेज हमेशा 15% रिटर्न मिल ही जाता है। लेकिन आप पूछेंगे कि इसकी गारंटी क्या है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लॉजिक यह है कि 15% अगर नहीं लेकिन फिर भी बैंक से ज़्यादा तो हमें मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक में ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी क्यों चलाएगा, वो फिर बैंक में अपने पैसे डाल के पैसा ग्रो ना कर ले। इसलिए टॉप 50 कंपनी का रिटर्न 15% ना सही लेकिन बैंक से तो ज़्यादा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब मैं पैसा निकालूं और उस समय मार्केट डाउन हुई तो क्या होगा। तो उसका जवाब है कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा।
और हो सकता है कि अगले 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर हमने डाउन मार्केट में पैसे निकाले तो फिर वो पेपर लॉस रियल लॉस बन जाएगा। इसीलिए सारे इन्वेस्टर रिकमेंड करते हैं कि वह अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत करो जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए। जो पैसा आपको फ्यूचर में चाहिए उसको कभी भी इन्वेस्ट मत करो। इसलिए 10 साल तो मिनिमम हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर यह प्लेटफॉर्म हमारे पैसे चुरा के ले गया तो इसका जवाब है आप कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो, बस वह सेबी से रेगुलेटेड होना चाहिए। चाहे तो आप डायरेक्ट बैंक में जाकर भी बोल सकते हो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल एसबीआई में जाकर हम बोल सकते हैं कि हमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना है, और एक सिंपल फॉर्म भर के अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। उसका यूआई बहुत अच्छा है और वो म्यूचुअल फंड के लिए अभी भी कुछ पैसे चार्ज नहीं करता है। फिर भी अगर हमें डाउट है कि जिस प्लेटफॉर्म में म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट किया है वह पैसे उस प्लेटफॉर्म के पास तो नहीं रह गए, या फिर वो एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं ना, तो लेट्स से कि हमने एसबीआई का निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रो एप्लीकेशन से स्टार्ट करवाया है, तो हम एसबीआई में जाकर फोलियो नंबर दिखा सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी एसआईपी चल रही है और उसमें हर महीने कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जिन्हें पता नहीं है, जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमारी ईमेल आईडी पे एक पीडीएफ मिलती है जिसमें फोलियो नंबर दिया जाता है। यह पीडीएफ उस ऑर्गेनाइजेशन बैंक से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड की हमने ले रखी है, तो फोलियो नंबर हम बैंक में जाकर कंफर्म करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं एसआईपी ही क्यों करूं, एक बार में पैसा इन्वेस्ट क्यों ना कर दूं? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 जनवरी 2008 में निफ्टी की वैल्यू थी 6274.30 और एग्जैक्टली 10 साल के बाद 5 जनवरी 2018 में निफ्टी की वैल्यू थी 10558.85, यानी कि हर 6274 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे वह अप्रोक्सीमेटली 10558 रुपये में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उसका CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना बना। तो आप कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर उठा सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए लेट्स हम ग्रो का ही कैलकुलेटर उठा लेते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 6274 की और फाइनल अमाउंट बना 10558 का, और यह था हमारा 10 साल के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट था। तो उसका रिजल्ट आ गया है 5.34%। अब हम में से कई सारे लोग बोलेंगे कि क्या बकवास है यार, 15% का रिटर्न तो आया नहीं, 5.3% बना। इससे तो अच्छा है कि हम बैंक में एफडी स्टार्ट कर दें। वो भी ठीक है। इसीलिए हम जब लमसम अमाउंट एक साथ डालते हैं तो हमेशा यह बात ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय मार्केट ओवर वैल्यू तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड? तो उसके लिए बहुत सारी मेथड है, जैसे कि पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बियर रेशियो। उसमें से पावरफुल मेथड है बफेट इंडिकेटर, और जैसे ही नाम से पता चलता है कि ये वॉरेन बफेट ने दिया हुआ है। तो यह इंडिकेटर कहता है कि बस हमें मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो देखना है कितना है। तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया के केस में अगर रेशियो 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, यानी कि मार्केट में लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एवरेज से ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर ये रेशियो 0.75 से लेकर 0.9 के बीच में है तो मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी कि रिटर्न हमें जितना होना चाहिए उतना ही मिलेगा। इस वक्त भी हम मार्केट में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन हमें रिटर्न एवरेज मिलेगा। और अगर ये रेशियो 0.9 से अबोव है तो इसका मतलब है रेड फ्लैग, यानी कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, हम एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं 4 जनवरी 2008 को यह बफेट इंडिकेटर क्या कह रहा था। तो ऑनलाइन मुझे एक वेबसाइट मिली gurufocus.com। यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी गई थी, मार्केट कैप और जीडीपी की भी। एग्जैक्ट डेट को तो नहीं थी, लेकिन उसके आसपास की डेट में मार्केट इतना चेंज नहीं हुआ होगा। तो हम 20 जनवरी 2008 को देखते हैं कि उस वक्त जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 49870 बिलियन रुपीस था, जबकि मार्केट कैप 61906 बिलियन रुपीस था। तो अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो लेते हैं तो यह नंबर बनता है 61906 डिवाइडेड बाय
49870 इज इक्वल टू 1.24, जो कि 0.9 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड मार्केट थी, एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही रीज़न से हमें पिछले एग्जाम्पल में 5.3 का रिटर्न मिला, जबकि मिलना चाहिए था 15%। तो आप में से कई लोग यह देखना चाहते हैं कि अभी का स्टेटस क्या है, तो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 25 अगस्त 2022 और इस वक्त की मार्केट कैप है 222,150 बिलियन और जीडीपी है 236,439 बिलियन। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बनाना है तो 222,150 डिवाइडेड बाय 236,439 इक्वल टू 0.939, यानी कि मार्केट अभी ओवर वैल्यू के करीब है, हमें एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या यह बेटर नहीं होगा कि हम एसआईपी के बजाय हमेशा जब मार्केट अंडर वैल्यू हो तभी इन्वेस्ट करें? तो 10 से 20 साल तक हम जब एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑन एन एवरेज एक अंडर वैल्यूड एंड एक ओवर वैल्यूड वाली पीक निकल ही आती है, तो हमें एवरेज रिटर्न 12 से 15 तक मिल ही जाता है। अब कई लोग सोचते हैं कि जब मार्केट अंडर वैल्यू हो तब पैसा डालें और ओवर वैल्यू मार्केट में निकाल के उसको एफडी में डाल दे। तो यह मेथड बहुत सारे लोग करते हैं और उसे अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है, फिर भी उसमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, हर रोज मार्केट चेक करनी पड़ती है ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। अभी तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन जब 10, 50, 300 दिन हो जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं। जो भी लोग लाइफ में मजा लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, उसके लिए एसआईपी बेटर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या मैं एसआईपी और वन टाइम पेमेंट दोनों एक साथ कर सकता हूँ? आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एसआईपी चला सकते हो, 2 एसआईपी चला सकते हो, 2 से ज़्यादा एसआईपी चला सकते हो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट किए थे और मेरे पैसे अभी कम हो रहे हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि बहुत सारे लोग शेयर बेचकर या खरीदकर शेयर का प्राइस अप या डाउन करते रहते हैं। अगर हम वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमें फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, जब डाउन होती है। तो इस वक्त हमें उस कंपनी के ज़्यादा एनएवीज मिलते हैं, तो एक काम करना चाहिए कि इस समय हमारी एसआईपी तो हमें चलती ही रहनी चाहिए और उस समय हम थोड़ा ज़्यादा लमसम अमाउंट का और कुछ एनएवीज बाय कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पैसे कितने हो जाएंगे अगर हम 10,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं? तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप पैसे कब विड्रॉ करते हैं। अगर आप ओवर वैल्यूड मार्केट में पैसा निकालोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर अंडर वैल्यूड मार्केट में पैसा निकालोगे तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि 15% तक का रिटर्न मिल ही जाता है। फिर भी आप देखना चाहते हो तो हम एसआईपी कैलकुलेटर को ऑनलाइन उठा के इसमें वैल्यू डाल के देख सकते हैं। एग्जाम्पल, हम 10,000 रुपीज़ का 15% इंटरेस्ट डालते हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए डालूँ तो मुझे फाइनल अमाउंट 7 करोड़ रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अगर पहले ही हमारा गोल अचीव हो जाता है तो क्या करें? ओके, लेट्स सी, मैंने 20 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना स्टार्ट कर दिया था 10,000 रुपीज़ का 30 सालों के लिए। हमें पता है कि 15% रिटर्न के हिसाब से हमें 7 करोड़ रुपीस के आसपास मिल जाता। 30 साल से पहले ही मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है और आपके 7 करोड़ रुपीस बन गए। तो अब सवाल यह है कि अब क्या करें, कि हम पैसे और बढ़ने दें या फिर विड्रॉ कर लें? तो मेरी समझ से आंसर यह है कि हमें मार्केट आगे जाएगी या डाउन होगी वो पता नहीं है। जब हमारा गोल अचीव हो ही गया है तो हमें पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए और उसको एफडी में डाल देने चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पैसे निकालने पर हमें कितना टैक्स लगेगा? 2018 से पहले अगर आप कोई भी 1 साल तक इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे तो उन पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 के बाद में यूनियन बजट अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। अपनी एसआईपी बंद करवा लेते हैं तो 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो प्रॉफिट में आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा और इसके अलावा सेस और सरचार्ज तो है ही। और अगर 1 साल के बाद में पैसा निकालते हैं तो 1 लाख से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उनमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज।
आइए तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं टैक्स कैलकुलेशन। मान लीजिए कि मैंने 2 नवंबर 2021 में एसआईपी स्टार्ट करी थी 5,000 रुपीज़ की एक साल के लिए, और मैं एक साल के एक दिन पहले यानी कि 31 अक्टूबर 2022 को एसआईपी को पैसे निकाल लेता हूँ, तो सवाल यह आता है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो हमने 12 महीने के लिए एसआईपी स्टार्ट की थी, तो 12 इंटू 5,000 इक्वल टू 16,000 हमने टोटल पेमेंट किया है, और उसकी अभी की मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़। तो क्योंकि हमें साल से पहले पैसा निकाल लिए, तो गवर्नमेंट की नज़रों में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा गेन हुआ है 1,00,000 रुपीज़ माइनस 60,000 जो हमने इन्वेस्ट किया था, तो प्रॉफिट हुआ है 40,000। तो हमें 15% ऑफ 40,000 यानी कि 6,000 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 31 अक्टूबर 2022 के बजाय 5 नवंबर 2022 को पैसे निकालते हैं यानी कि हम एक साल के बाद में निकाल रहे हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना पड़ेगा। अगर हमारी एसआईपी की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ है, तो हम सरकार बोलती है कि 1,00,000 रुपीज़ से ऊपर जो भी हमारा गेन होगा उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो यह केस में हमारे गेन है 40,000, तो इसका मतलब है कि हमें टैक्स 0 देना पड़ेगा। दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल अगले वीडियो में।